नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है हाउस हस्बैंड। चौंक गए ना? हाउस हस्बैंड क्या होता है? सामान्यतः हम सुनते हैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ जो करती है वही काम अगर हस्बैंड करने लगा तो उसे हाउस हस्बैंड ही कहेंगे ना। क्या हुआ अगर पत्नी नौकरी करे और पति ने घर संभाल लिया? हमारे समाज में यह विचार बहुत ही गलत लगता है, लेकिन हमारी आज की कहानी इसी भाव को प्रकट करने वाली कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाउस हस्बैंड। सुनिए ना, आप क्या औरतों के समान घर में काम करते रहते हैं? इसके जगह बाहर निकलो, 4 पैसे कमा के लाओ। गृहस्थी में उतना ही आपकी सहायता हो जाएगी। सुधा अपने पति से चिढ़ते हुए बोल रही थी। ये तो मैं ही हूँ जो तुमको संभाल लेती हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना तो ये घर छोड़ के कब से निकल गई होती। आज मैं कमा रही हूँ इसलिए घर चल रहा है, ध्यान रखिए। रसोई में सब्जी को छौंक लगाते हुए सुरेश जी बिना कुछ बोले काम करते रहे। सब्जी छौंकने के बाद उन्होंने कुकर लगा दिया। उसके बाद में उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म साफ कर दिया और उसके बाद आराम से टीवी चालू करके वे टीवी पर समाचार देखते बैठ गए। मेरी बातों पर ध्यान न दे के बैठे रहोगे तो घर में पैसा नहीं आने वाला है। उसके लिए तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं 2 पैसे हाथ में आएंगे। सुधा ने गुस्से गुस्से में अपनी थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब परोस लिया और फिर आराम से टीवी पर कार्यक्रम देखते हुए भोजन करने लगी। उसने पति सुरेश को एक बार भी नहीं पूछा कि आप खाना खाओगे क्या। 2 कौर मुंह में डालते ही वो चिल्ला पड़ी, ये कैसी सब्जी बनाई है आपने? कैसे आपके गले के नीचे उतरेगी है? मैं भी देखती हूँ। किसी तरह से खाना खाकर वह अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसके चले जाने के बाद में सुरेश जी ने अपनी थाली परोस ली। उन्हें खाने में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने पूरी संतुष्टि के साथ भोजन कर लिया। 4 वर्ष पहले उनकी नौकरी चली गई थी। नई नौकरी के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन नौकरी इतने आसानी से मिलती नहीं है। उस पर भी अगर किसी का जॉब चला गया हो तब तो निश्चित ही नहीं। सुधा नौकरी करती थी। अपनी वजह से सुधा को परेशानी न हो, अड़चन न हो, इस ख्याल से उन्होंने सुधा की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने रसोई के सारे काम सीख लिए। इससे सुधा को निश्चित ही फायदा हुआ, लेकिन फिर भी एक पुरुष घर के सारे काम संभाल रहा है और एक स्त्री नौकरी के लिए बाहर जाती है, नौकरी करके घर चला रही है। ये बात आज भी समाज के तयशुदा मापदंडों में बैठती नहीं है और उससे भी यह बात हजम न होती थी। उस पर क्या लोग दोनों तरफ से बोलते थे। वे कभी कहते बेचारी सुधा नौकरी करके घर चला रही है, वरना इनका घर तो बिखर जाता। कभी कहते सुरेश को ये शोभा नहीं देता कि घर में बैठे खा रहा है। कभी कहते बेचारा सुरेश, सुधा ने तो उसको पूरी तरह से घर के काम में ही लगा दिया है, घर की हर काम वही कर रहा है। विशाल की गलतियां ढूंढ ढूंढ कर सुधा के सामने रखते। एक दिन सुधा को ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, लेकिन उसे इस बात की खुशी होने की जगह विषाद लगा। जब घर में आकर उसने बड़े खेद के साथ ये बात बताई तो सुरेश ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। छोटा सा केक मंगवाया और सुधा के हाथ में गुलाब का फूल भी दे दिया। इसके बावजूद सुधा को आनंद नहीं हो रहा था। उसने बड़े विषाद के साथ कहा, तुम्हें कुछ भी कैसे नहीं लगता जी? तुम्हारी पत्नी दिन रात मेहनत करती है, खटती है, और तुम घर में बैठे हुए उसका प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहे हो, मना रहे हो। लेकिन ये प्रमोशन सुधा के दिमाग में बस गया था, उसमें बड़ा घमंड भर गया था। इसके बावजूद सुरेश जी ने बड़े प्यार से कहा, सुधा, नौकरी ढूंढने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और फिर तुम जो कुछ भी कर रही हो तुम घर के लिए ही तो कर रही हो ना। तुम अपने अकेले के लिए थोड़ी ना काम कर रही हो। तुम बाहर कर रही हो काम, मैं घर में कर रहा हूँ काम। अगर मैं नौकरी पर जाता और तुम नौकरी न करती होती तो तुमने घर संभाला होता कि नहीं होता। लेकिन सुधा ने सुरेश जी की तरफ इतनी अंगारों भरी दृष्टि से देखा कि उस दिन के बाद से सुरेश जी ने अपना मुंह सी लिया। सुधा जो कुछ कहती वे चुपचाप सुन लेते
और उससे कभी ना तो जवाब देते ना कुछ कहते, बस चुपचाप घर संभाल रहे थे। घर संभालना, घर मैनेज करना भी कोई साधारण बात नहीं है, कोई मजाक का विषय नहीं है। ये अब सुरेश जी अच्छी तरह से समझ गए थे। कभी कभी उनका बेटा शुभम भी कहता, पापा आप जो घर में काम करते रहते हो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मम्मी कहती वो सही है, मेरे सारे मित्रों के पापा नौकरी करते हैं और आप क्या औरतों के समान घर संभालते बैठते हो। मेरे दोस्त जब मुझे पूछते हैं तो मुझे बताने में भी बुरा लगता है। अच्छा शुभम, तुम्हारा कहना ये है कि घर संभालना ये बहुत कमतर जॉब है। तो जब तुम्हारी माँ करती है घर का काम, जब तुम्हारी माँ करती थी काम घर का और मैं जॉब करता था, तब तुम्हें ऐसा नहीं लगता था कि माँ बड़ा हीन काम कर रही है? शुभम ने कहा, नहीं पापा वो बात नहीं है, लेकिन हर घर में ऐसा ही तो रहता है ना कि पिता काम करते हैं, नौकरी पर जाते हैं और माँ भले ही नौकरी करती हो लेकिन घर भी संभालती है। आखिर हमारे समाज के कुछ अलिखित नियम होते हैं ना, हमें उसके अनुसार तो चलना पड़ता है ना पापा। एक दिन शाम को सुरेश जी ऑफिस टाइम के बाद में उनके मित्र जहाँ बैठा करते थे उस जगह पे वे भी गए। पहले वो भी अपने मित्रों के साथ वहाँ जाकर बैठा करते थे। सुरेश जी को देखते ही एक मित्र बोला, आइए आइए जनाब, रसोई बन गई, रोटियाँ वोटियाँ बन गई कि नहीं अच्छी। ये कहते हुए उसने बाकी मित्रों की तरफ देखते हुए आंख दबाई। सुरेश जी ने सामान्य स्वर में बोला, नहीं आज मैंने छुट्टी ली है, इसलिए मैं इस समय तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम लोगों से मिलने के लिए आ गया हूँ। सुरेश जी ने हमेशा की तरह ही अपने मित्रों की तानाकशी को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, आप लोगों को क्या लगता है घर के काम करना यानी कोई बहुत कमतर जॉब है, कमतर काम है क्या? हमारी पत्नियां भी तो घर में काम करती रहती, तब हम दो दो कोर बड़े सुखपूर्वक खा पाते हैं। अगर वही काम मैं करता हूँ तो उसमें आप तुम लोगों को इतना क्या बुरा लगता है? और तुम लोग इतना कहते रहते हो मुझे। तुम सबको मालूम है कि मैं नई नौकरी ढूंढने के लिए प्रयासरत हूँ। इसके अलावा अपने ऑफिस में मैंने किसी भी तरह का घोटाला नहीं किया है। मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन ईमानदारी से काम करने वालों को ऑफिस वालों ने घर में बिठा दिया और इसके साथ ही और कहीं भी मुझे नौकरी न मिले इसके लिए भी सारे प्रबंध कर दिए। जब मुझ पर इस तरह का आरोप लगाया तब तुम लोग बोले नहीं कुछ भी। तुम लोगों को तो सब मालूम था, तब तो तुम्हारे मुंह बंद थे। अब तुम लोगों को मुझ पर ताने कसने में मज़ा आता है, मेरा मजाक उड़ाते हो। सुरेश जी की बात सुनकर उनके मित्र बगले झाँकने लगे, बड़े बेचैन मन से। आज काफ़ी देर से जब सुरेश जी घर पहुँचे तो सुधा उनकी तरफ देखकर उन्हें ताना देते हुए पूछने लगी, आज आप छुट्टी पे थे लगता है। उन्होंने रसोई की तरफ एक नज़र डाली, वहाँ बिल्कुल शांतम पापम था और शुभम के पेट में चूहे उछल रहे थे। सुधा अपनी सहेली के यहाँ से अभी अभी वापस आई थी। शुभम को कितनी भूख लगी है, आपको कुछ अंदाज़ा भी है? सुरेश जी ने कहा, शुभम भी अब छोटा नहीं है, रसोई में के छोटे मोटे काम उसे आने चाहिए। और तुम हो तो से घर में, एक आध दिन कभी तुम उसके लिए कुछ बना के उसे खिलाओ। ऐसा कहते हुए सुरेश जी कमरे में चले गए। आज उन्होंने सोच रखा था कि आज वे कुछ नहीं बनाएंगे। उनका मन ही नहीं था कुछ बनाने का और उनको आज एकदम शांति चाहिए थी। पलंग पर बैठे बैठे पुरानी यादें उनके आंखों के सामने ताज़ा हो गई और उनका मन फिर से और बेचैन हो गया। उधर सुधा रसोई में तनतना रही थी। रसोई में खड़े होकर काम करने की उसकी आदत अब छूट सी गई थी। उसने शुभम पर गुस्सा होते हुए कहा, शुभम एक दिन तुम अपने लिए कुछ बनाकर नहीं खा सकते क्या? अब तुम छोटे नहीं हो, 2-4 सालों में तुम्हारा विवाह का समय आ जाएगा। जरा अपने पापा से सीखो कुछ। मम्मी की ये बात सुनकर शुभम को हंसी आ गई। हमेशा तो जब पापा घर में सारा काम संभाल लेते हैं तब मम्मी का पारा चढ़ जाता है। आज उन्होंने काम से छुट्टी ले ली तो इन्हें कुछ भी नहीं करना है। इंसान जब किसी काम को अधूरा छोड़ देता है तब वह काम रोजाना कितने सहजता से तैयार मिलता है, ये बात समझ में आती है। आज काफ़ी दिनों के बाद में सुधा रसोई में काम करने के लिए आई थी। उसने देखा हर चीज़ साफ सुथरी व्यवस्थित अपनी जगह पर रखी हुई थी। हर डब्बे पर उस डब्बे में रखी हुई चीज़ का नाम लिखा हुआ था।
साफ मंजे हुए बर्तन रैक में बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। फ्रिज भी साफ था और यहाँ तक कि सिंक भी बड़ा साफ था। घर से बाहर जाते समय सुरेश जी ने सुबह का बचा हुआ जो खाना था वो डाइनिंग टेबल पे खूब अच्छे से जमा कर रखा हुआ था, थालियाँ तक लगा कर रखी थी। सीमा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उसे खुद से ही बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई। पहले मैं भी घर को ऐसे ही साफ रखती थी, लेकिन कई बार मुझे लगता था कि रोज़ रोज़ वही काम क्या करना, सोच के मैं कई बार टाल भी देती थी। मेरे हाथ से तो किचन में कितना नुकसान हुआ करता था, और जब मैं रसोई में काम करने से तंग आ जाती थी तो मैं मायके निकल जाती थी। जब से मैं नौकरी कर रही हूँ, सुरेश जी ने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया है। बेचारे नौकरी के लिए कितना प्रयास कर रहे थे, लेकिन नौकरी मिली नहीं, क्या करते बेचारे। लेकिन घर में ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं, घर का सारा काम तो उन्होंने संभाल लिया है। उन्हें आता थोड़ी था, धीरे धीरे करके उन्होंने सीखा है और तब कर रहे हैं, केवल इसी उद्देश्य से ना कि मेरी सहायता हो जाए, मुझे काम में परेशानी ना हो, मुझे नौकरी आराम से करते आए। सोचते सोचते सुधा की आंखें डबडबाई। और मैंने क्या किया? मैंने उनको बार बार ताने मारे कि आदमी होकर आप किचन में काम करते रहते हो और मैं औरत होकर घर चला रही हूँ। रिश्तेदारों के सामने उनकी खिल्ली उड़ाने में मैं भी कभी पीछे नहीं रही। अपने ही आदमी को मैंने दूसरों के सामने कमतर बताया। आंखों से आंसू झर रहे थे और सीमा काम किए जा रही थी। उसने दाल चावल का कुकर चढ़ाया और दाल चावल तैयार होने पर एक थाली में लगाकर शुभम को दिया और दूसरी थाली तैयार करके वह सुरेश जी के लिए लेकर कमरे में गई। सुनिए, थोड़ा खा लीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा। सुधा की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर अपराध बोध था, उसी के साथ ही आंखों से कृतज्ञता भी झलक रही थी। सुरेश जी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तब सुधा ने उनके होठ पर अपनी उंगली रखकर होठ बंद कर दिए। कुछ मत कहिए, मेरी गलती मुझे समझ में आ गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ, आप हो इसलिए मैं हूँ और मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ। सुरेश जी ने सुधा को अपनी बाहों में ले लिया, बोले, अच्छा, तो आज कृतज्ञता ज्ञापन हो रहा है क्या? सुधा की आंखों में आंसुओं के साथ हंसी भी आ गई। बोली, हाँ, और अगर मेरी जगह दूसरी कोई भी होती ना, तो इतना अच्छा पति छोड़ के कौन जाएगी भला? सुधा ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, अब आज इसी पल से आपको जो चाहिए वही आप करो। बोलने दो लोगों को, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दरवाजे में से झांकते हुए शुभम ने दोनों को देखा तो उसकी भी आंखें डबडबाई थी। वह भी अपनी आंखें पोंछते हुए वहाँ से हट गया। सुरेश जी की आंखें भी पनिया गई थी। वे बोले, मुझे भी और क्या चाहिए सुधा, केवल मैं तुम्हारी और शुभम की साथ चाहता हूँ। और ये दिन भी सुधा ऐसे ही नहीं रहेंगे हमेशा, देखना कुछ न कुछ मुझे मिल ही जाएगा काम। कहते हुए सुरेश जी ने सुधा को एक चम्मच भर के दाल चावल खिलाया। सुधा ने उनसे पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं आप पर बहुत चिढ़ती हूँ, आपको बहुत तानाकशी करती हूँ। अब नहीं करूँगी वैसा। सुरेश जी ने कहा, सुधा तुम वैसी हो थोड़ी, तुम्हारा स्वभाव वैसा है ही नहीं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि तुम्हारी जगह कोई दूसरी भी होती तो समाज के भय की वजह से उसने भी यही किया होता। औरतों को क्या, हम सभी को समाज की लोकलाज होती है ना, लेकिन आखिर एक आदमी को क्या चाहिए रहता है, घर के लोग उसके ऊपर विश्वास रखें और वो जैसा है उसे उसी तरह से स्वीकार कर ले, उसके साथ दे, उसका सपोर्ट करे, उसे सहारा दे। कहते कहते सुरेश जी ने एक चम्मच सुधा को और एक चम्मच खुद खाते हुए थाली में से दाल चावल खत्म किए। आज दोनों का ही पेट संतुष्टि से भर गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे थे। सुधा की आंखों में अपनी गलती के लिए क्षमा याचना दिखाई दे रही थी अभी भी, और वैसी गलती दोबारा न करने का निश्चय भी दिखाई दे रहा था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। दोनों की अधेड़ अवस्था आते आते उन दोनों के बीच से जो प्रेम, जो स्नेह खत्म हो गया था, वो फिर से खिलने को था, फिर एक बार। मित्रों, ये थी कहानी हाउस हस्बैंड। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। एक लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या पति का घर में काम करना और पत्नी का नौकरी करके घर चलाना बिल्कुल ही गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।